हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए, उन सभी टॉपिक्स को देखते चलिए। बिहार एसएससीजीएल 3 में जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे जिस टॉपिक से, वो सभी सीरीज को मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सभी वीडियोस को, सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के जो ऐतिहासिक युद्ध हैं और जो उनसे रिलेटेड संधि रही, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एंड तक वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं। तो जानते हैं आप कि भारतीय इतिहास में अनेक युद्ध हुए जिससे कारण क्या हुआ कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। और अलग अलग समय पर अलग अलग युद्ध हुए, तो हम लोग एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के जो युद्ध हैं वो कौन कौन से। तो जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं कि हाइडेस पीस का जो युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था झेलम नदी के पास। इसमें सिकंदर विजयी तो हुआ था, लेकिन सिकंदर जो है वो राजा पोरस की वीरता को देखते हुए उसने जीते हुए पंजाब को जो भी उसने जीता वापिस उनके राज्य को लौटा दिया था, जिसमें विजयी सिकंदर तो रहा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा, हाइडेस पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में होता है झेलम नदी के पास। नेक्स्ट आता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग यानी वर्तमान जिसे उड़ीसा के नाम से हम लोग जानते हैं, इस पर आक्रमण किया। और इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में भारी जनहानि हुई, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, जिससे अशोक ने हिंसा का त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और नीति का प्रचार करना शुरू किया। मतलब यहाँ से उनका हृदय परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कलिंग युद्ध का वर्णन जो है उनके शिलालेख 13 हमें देखने को मिलता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ जो युद्ध हुआ था वो है 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ यानी बनाम यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ। इसमें विजयी तो हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और विजयी हुए तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर संधि कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि हुंडो से संघर्ष। ये 5वीं शताब्दी की बात है, जिसमें गुप्त शासक स्कंदगुप्त, ये नाम याद रखिएगा, स्कंदगुप्त बनाम हुंड आक्रमणकारी थे। ध्यान रखने बात यहाँ पे ये है कि स्कंदगुप्त ने हुंडो को हराया, लेकिन युद्ध से गुप्त साम्राज्य को बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो गया, कमजोर होना पड़ा गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, मतलब ये जो युद्ध हुआ उससे गुप्त साम्राज्य पर बहुत भारी यहाँ पे देखने को मिला, नुकसान हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको इसी तरह के और भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहां पर सारा टॉपिक्स का, सारे सब्जेक्ट वाइज का नोट्स आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं मध्यकालीन प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तो जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और ये तराइन जो है वो आपका हरियाणा में पड़ता है। इसमें विजयी कौन रहा? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। इस हार का बदला लेने के लिए एक साल के पश्चात 1192 में पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, फिर उन्हीं दोनों लोगों के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। एक साल के बाद मोहम्मद गौरी यहाँ पर विजयी होता है, यानी पिछली हार का बदला उसने लिया, चौहान को इसने पराजित किया। तथा हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव यहाँ से पड़ी। ठीक है, इसके बाद देखिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। बेसिकली एक बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है प्रीवियस, अगर आप देखोगे एसएससी में पूछा गया था कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1215 से 16 में होता है। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध सुल्तान इल्तुतमिश और गजनी के शासक ताजुद्दीन एल्दौज के बीच ये हुआ था। ठीक है, इसमें विजयी रहा कौन? तो इल्तुतमिश यहाँ पे विजयी रहा था। तो ये तराइन के तीनों युद्ध याद रखेगा। बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड ही पूछा जाता है, लेकिन रेयर है कि तृतीय युद्ध पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चंदावर का युद्ध। देखिए चंदावर का जो युद्ध होता है वो 1194 के बीच होता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद यानी कनौज के गढ़वाल शासक थे। ये स्थान जो है चंदावर, ये आपका कनौज के पास स्थित था। परिणाम इसमें क्या होता है कि जयचंद पराजित हुआ और गंगा घाटी पर गौरी का नियंत्रण इसमें हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि रणथंभौर का युद्ध, जो कि 1301 ईस्वी में होता है
अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य, चामान शासक थे ये। इसका परिणाम निकल के आता है कि खिलजी ने जीतकर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। यानी इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा और रणथंभौर पर इसने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि चित्तौड़ का युद्ध। तो चित्तौड़ का युद्ध ध्यान रखिएगा 1303 ईस्वी में होता है अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच। साथ ही साथ यहाँ पे परिणाम निकल के आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। तो ये क्रम पूछा जा सकता है सजाने के लिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको युद्ध वाला, 1303 1301 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा कि तैमूर लंग का आक्रमण कब होता है? 1398 ईस्वी में होता है दिल्ली पर, और तैमूर लंग वर्सेस नसीरुद्दीन मोहम्मद जो कि तुगलक वंश के ये शासक थे। दिल्ली में यहाँ पे आक्रमण होता है और परिणाम होता है कि जो तैमूर लंग है वो दिल्ली को लूट करके जो कि अपने साम्राज्य को ले जाता है। तो ये थोड़ा याद रखना कि 1398 में और किसके समय में कौन सा वंश था। ठीक है, तुगलक वंश था। अब नेक्स्ट आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है और ये आपको याद रखना है डेट भी 21 अप्रैल 1526। बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच होता है और परिणाम इसमें क्या निकल के आता है कि बाबर विजयी हुआ और इस युद्ध में लोदी वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। यानी इस युद्ध में बाबर ने जो इब्राहिम लोदी है उसे अच्छे से पराजित किया और इसके बाद यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। ठीक है, तो अंतिम कह सकते हो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो इब्राहिम लोदी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये शासन समाप्त हो जाता है। बाबर के द्वारा लड़े गए जो युद्ध है वो क्रमवार देखिए ध्यान से, कई बार ये पूछा जाता है और खास करके यहाँ पे जो ईस्वी है और साथ ही साथ इसका जो डेट है वो भी याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम जो युद्ध होता है वो 1526 में हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध होता है 1527 में बाबर और राणा संगा के साथ होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में अफगानों के साथ। ठीक है, इसका तो आपने कई बार ट्रिक अलग अलग तरीकों से याद किया होगा। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया और उसके बाद 1530 में मर गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है, आप सभी लोगों को याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि चौसा का युद्ध कब होता है? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है और ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। साथ ही साथ इसके एक वर्ष के पश्चात वापस से एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बिलग्राम या फिर कनौज के युद्ध के नाम से जानते हैं 1540 में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पेपर में पूछा गया। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, और वापस से सेम वही चीज रिपीट होता है जिसमें पहले हुआ था, पहले भी विजयी रहा शेरशाह सूरी और यहाँ पर भी शेरशाह सूरी विजयी रहता है। तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा कि 1526 में, 21 अप्रैल 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 को अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है, तालीकोटा या फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है, जिससे हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है वो इस युद्ध को माना जाता है। 1565 ईस्वी में होता है मुस्लिम महासंघ और राम राय के बीच, यानी विजयनगर के ये शासक थे, इनके नेतृत्व में हुआ था। परिणाम यहाँ पे ये रहा कि मुस्लिम महासंघ जो कि विजयी रहा और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। राइट, नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, 1576। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है जिसमें अकबर विजयी रहा। प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई, साथ में इसका डेट आपको अच्छे से याद रखना है कि 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो यहाँ पे 2-3 चीज याद रखना है। सबसे पहले तो डेट के साथ याद रखिए कि 1757 है, 23 जून 1757, किनके मध्य ये होता है, कौन विजयी रहता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में होता है। सर आयरकुट के नेतृत्व वाली सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच ये होता है। यानी यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अंग्रेजी जो सेना के नेतृत्व करते थे सर आयरकुट, और फ्रांसीसी सेना के जो नेता थे वो कौन थे? जनरल लाली। यहाँ पे फ्रांसीसी सेना की हार होती है और अंग्रेजी सेना जीतती है। अब वांडीवास पूछा था कि किस राज्य में है? तो तमिलनाडु के चिलंगपट्टी जिले में ये पड़ता है वांडीवास। और यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बात है, मैंने जो कि पॉइंट नोट कर दिया कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था ये, और अंग्रेज भारत में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति बन जाते हैं इस युद्ध के बाद। फ्रांसीसी सत्ता भारत में केवल पांडिचेरी
चंदनगर, कराईकल, माहे और यमन जैसे छोटे केंद्रों तक ही सीमित हो जाती है। मतलब यहाँ से कह सकते हो कि फ्रांसीसी जो सेना था, फ्रांसीसी जो साम्राज्य था, उसका भारत में जो वर्चस्व था वो लगभग ना के बराबर रह जाता है इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1763 मैंने एक संधि लिखा हुआ है। यह यहाँ पे ध्यान रखें कि यह तय हुआ कि फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के पास रहेगी। यानी इस युद्ध में हारने के बाद एक तरह से फ्रांसीसियों का यहाँ पर भारत में जो भी वर्चस्व था वो लगभग खत्म हो चुका था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या था कि पानीपत का तीसरा युद्ध। पहला युद्ध हमने देखा 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा यहाँ पे आता है 1761 में, मराठों एवं अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि कब और किन के बीच हुआ। विजयी तो अहमद शाह अब्दाली रहा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट आता है कि बक्सर का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई रहेगा। चलिए अब बताते हैं इसको। बक्सर का युद्ध होता है 22 से 23 अक्टूबर 1764, 22-23 अक्टूबर 1764 को ये होता है। अब इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और किन के विरुद्ध ये होता है ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों संयुक्त सेना एक साथ थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कई बार तो डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में जो कि मुगल सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कारण क्या रहा तो ध्यान रखिएगा कि बक्सर के युद्ध का कारण है कि प्लासी यानी 23 जून 1757 के बाद बंगाल में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। साथ ही साथ मीर कासिम ने अंग्रेजों से टकराव लिया क्योंकि अंग्रेज बिना टैक्स व्यापार कर रहे थे और इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था जो कि बिगड़ रही थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बक्सर का एक युद्ध हुआ, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णायक विजय प्राप्त की, और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधियां होती है, एक 12 अगस्त 1765 को, 15 अगस्त 1765 को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की दो संधियां होती है। ठीक है, तो यानी इलाहाबाद के संधि का संबंध किस युद्ध से रहा वो पूछा जाए तो बक्सर के युद्ध से रहा, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अच्छा मैंने 15 अगस्त बोला ना, 16 अगस्त होगा, 12 और 16 अगस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्नाटक युद्ध। अब यहां से जो मैं चीजें बताऊंगा उनको ध्यान से अच्छे से माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना तो यहाँ से पूछा ही जाता है इस 4-5 युद्ध से। स्टार्ट करते हैं कर्नाटक युद्ध। देखिए कर्नाटक युद्ध जो है वो हमारे इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 1746 से 1748 में, और इसका समापन होता है अधोलन संधि। हिंदी में तो अधोलन कह सकते हो, इंग्लिश में एलासापल कहा जाता है। एलासापल की संधि के द्वारा इसका समापन हुआ। इस पर हम बाद में एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे जिसमें आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैसूर युद्ध के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया है कि कब हुआ और समापन कब हुआ। ठीक है, इतना ही बताया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1749 से 54 में होता है, पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होता है। ये पूछा जाता है कि द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध रहा वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन से संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध इसका याद रखना है कि 1756 से 1763, इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड और यहाँ पे कह सकते हो फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन यानी इंग्लैंड विजयी रहा। ठीक है, पेरिस की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। तो ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि मैसूर का आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो हमारे इतिहास में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें पहला जो मैसूर युद्ध था 1767 से 69 के बीच, जो कि मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच, जिसमें हम लोग मंगलौर के संधि के द्वारा देखते हैं, जो कि समापन होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन होता है श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा 1790 से 92 के बीच ये युद्ध होता है, और चौथा है 1799। तो ये चारों महत्वपूर्ण है, चारों को डेट याद रखना है। क्रम से सजाने के लिए युद्धों को दे देता है, कहीं कहीं मिलाने को देता है, तो आपको याद रखना जरूरी है अच्छे से। फिर आता है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध सुगौली की संधि आपने जानते होंगे, 1814-16 में ये होता है युद्ध। सुगौली की संधि के द्वारा यहाँ पे समापन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 तक ये चलता है, और सलबाई की संधि के द्वारा इसका समापन होता है। सूरत के संधि के द्वारा स्टार्ट होता है, सलबाई की संधि के द्वारा ये समापन किया जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में संधि होता है, राजपुर घाट की संधि 1805 में। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक ये चलता है। ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट है आंग्ल सिख युद्ध। सिख युद्ध की बात की तो प्रथम सिख युद्ध होता है 1845 से लेकर के 46 के बीच। देखिएगा इसमें बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस सभी युद्ध के डेट मतलब जो ईस्वी है इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845-46 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 में। और यहाँ पे इसके बाद देखेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम होता है 1824 से 26, दूसरा होता है 1852 में, और तीसरा यहाँ पे जो हमें वर्मा युद्ध है वो 1885 में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद एक और युद्ध हम देखेंगे यहाँ पे अफीम युद्ध के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। अफीम युद्ध, अफीम युद्ध जो है वो आपका इतिहास में 2 अफीम युद्ध लड़े गए थे। पहला जो था वो आपका 1839-42 के बीच होता है, और दूसरा होता है 1856 से 60 के बीच। तो ये दोनों याद रखना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को युद्ध और संधियों से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पे बताई है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं इस टाइप से मतलब इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। टाइम टू टाइम आप इसको रिवीजन करते रहिए। और ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा। एसू का जो बैच है आप वहाँ पे जाकर के इसको ले सकते हो। साथ ही साथ बिहार एसआई वाला जो बैच है उसमें भी मैं सारे कंटेंट अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जो जिस चीज़ को आप चाहते हैं आप उस बैच को ज्वाइन करिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड।